हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 2 परमाणु की संरचना। हमने लास्ट लेक्चर में विद्युत चुम्बकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार पढ़ा है। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण। और उसमें हमारा पॉइंट है परमाणविक स्पेक्ट्रा। तो प्रकाश की गति जो होती है वो उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे वो गुजरती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने पर प्रकाश की किरण अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं अपवर्तन। प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारने से ये देखा जाता है कि कम तरंग लंबाई वाला जो प्रकाश होता है या कम तरंग लंबाई वाली तरंग लंबी तरंग लंबाई वाली तरंग की तुलना में अधिक झुक जाती है, क्योंकि साधारण सफ़ेद प्रकाश में दृश्य परास में सभी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें होती हैं। अंडरस्टूड। सफ़ेद प्रकाश में सभी तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें होती हैं। सफ़ेद प्रकाश की किरण रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है। माइंड इट, सफ़ेद प्रकाश की जो किरण होती है रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला में फैल जाती है, जिसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लाल रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम, और सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाले बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। सफ़ेद रंग का प्रकाश जो हमें दिखाई देता है उसका स्पेक्ट्रम का परास होता है 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और बैंगनी रंग से लेकर 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के लाल रंग तक होता है। इस स्पेक्ट्रम को कहा जाता है सतत स्पेक्ट्रम। अब इसे सतत स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है? क्योंकि बैंगनी रंग नीले रंग में और नीला रंग हरे रंग में मिलता है, और अन्य रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आकाश में इंद्रधनुष बनता है, अभी बरसात में देखते होगे आप लोग इंद्रधनुष, दिखाई दिया है? एक बार नहीं दिखाई दिया हो तो देखना। तो आकाश में जब इंद्रधनुष बनता है तब भी ऐसा ही सतत स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम। किसी पदार्थ में ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहलाता है। परमाणु, अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदर्श को गर्म करके अथवा विकिरणित करके ऊर्जा दी जाती है, और जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य को क्या कर लिया जाता है? रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम जो होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफी नेगेटिव की तरह ही होता है। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदेश पर डाला जाता है तो यह विकिरण की कुछ तरंग दैर्घ्य का अवशोषण कर लेता है, और विकिरण की संगत लुप्त तरंग दैर्घ्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम को गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसी में जब उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोमिति। जैसा कि हमने देखा कि दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है, क्योंकि इसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंग दैर्घ्य उपस्थित होती है। इसके विपरीत अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो परमाणुओं का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंग दैर्घ्यों के सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनके केवल विशेष तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है जिनके बीच में काले स्थान रहते हैं। ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम अथवा परमाणुीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम चमकीली स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। यहाँ पर उत्तेजित प्रतिदर्श और सफ़ेद प्रकाश दोनों का स्रोत दर्शाया गया है, और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की आपको सीधे तरंगें दी हुई हैं, बढ़ती हुई तरंग दैर्घ्य ऊपर, और नीचे भी अवशोषण स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। उत्तेजित प्रतिदर्श और सफ़ेद प्रकाश दोनों को प्रिज्म में से निकाला गया है। फिल्म या संसूचक के द्वारा अगर आप देखोगे तो उसमें आपको तरंग की सीरीज दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हमारे अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है? तो जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है तब हाइड्रोजन अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं, जो विविध आवृत्तियों वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई सारी श्रेणियां होती हैं, जिन्हें उनके आविष्कारकों के नाम से जाना जाता है। बामर श्रेणी, क्योंकि बामर ने उसको किया था। यदि स्पेक्ट्रल रेखाओं को तरंग संख्या
वारवी के रूप में व्यक्त किया जाए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की दृश्य क्षेत्र की रेखाओं को निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। तो तरंग संख्या इक्वल टू 109,677 अपॉन 1/2² माइनस 1/n² सेंटीमीटर यूनिवर्स। दैट इज n यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है जिसका मान 3 या 3 से अधिक होता है, अर्थात n का वैल्यू क्या आएगा 3, 4, 5 यानी डैश डैश डैश। अब इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी कहा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाएं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। स्वीडन के एक स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जॉन्स रिडबर्ग ने बताया कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणिक रेखाएं निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऊपर वाले सूत्रों से हम एक ही कर सकते हैं, लेकिन इस सूत्र से द्वारा हम सभी जो श्रेणी की रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो तरंग संख्या 109,677 1/n1² माइनस 1/n2²। इसमें आप ni² और nf² का भी उपयोग कर सकते हो। ni फॉर द इनिशियल लाइन एंड nf फॉर द फाइनल लाइन। तो यहाँ पर n1 और n2 का संकेत का यूज किया है, बट आई थिंक सो कि वो बेटर है कि आप ni और nf यूज करो, क्योंकि n1 n2 में आप कन्फ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ni यानी आप जो इनिशियल लाइन ले रहे हो वो। तो यहाँ पे n1 लिया है 1, 2 डैश डैश और n2 की जगह उसके बाद की संख्या। जैसे ni अगर 1 है तो n2 बराबर क्या होगा 2, और ni अगर 2 है तो n2 बराबर क्या होगा 3, 4, 5। इस तरह हम आगे जाएंगे। उसी में 109,677 सेंटीमीटर यूनिवर्स के नाम को हाइड्रोजन का रिडबर्ग स्थिरांक कहते हैं, जहाँ n1 इजिकल टू क्या हो रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 वाली रेखाओं की 5 श्रेणियाँ क्रमशः। फिर से ध्यान से सुनिए, n1 के लिए यहाँ पर क्या लिया गया है लाइम n, उसके बाद बामर श्रेणी, n3 के लिए पाश्चन, n4 के लिए ब्रैकेट श्रेणी और n5 के लिए लिया गया है फुंड श्रेणी। तो वैज्ञानिकों के नाम पर से इन श्रेणियों का नामकरण दिया गया है। आप इस सारणी में भी बिल्कुल ध्यान से देखिए। ni अगर 1 है तो nf यानी क्या होगा 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ni 2 है तो nf होगा 3, 4, ni 3 है तो nf होगा 4, 5 और ni 4 तो 5, 6 एंड फंड के लिए ni बराबर 5 तो ni बराबर 6, 7। VSQ वगैरह में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा इनका विस्तार, जैसे सिर्फ लाइमैन श्रेणी है उसका स्पेक्ट्रमी क्षेत्र क्या है पराबैंगनी, बामर श्रेणी है उसका स्पेक्ट्रम क्षेत्र है दृश्य, पाश्चन, ब्रैकेट और फंड श्रेणी का स्पेक्ट्रमी क्षेत्र है अवरक्त। तो ये चीज़ें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, इसमें से VSQ पूछे जा सकते हैं।